यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को 30 महत्वपूर्ण विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, यूपी टेट्स या स्टेट, इन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यहाँ तक कि दोस्तों, जो बिहार पुलिस में हुआ है वहाँ पर भी देखेंगे तो साइंस से बहुत ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, जो कि परीक्षाओं में बार बार विज्ञान से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग अपने पहले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा पहला प्रश्न, जो कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है, कि एवोगाद्रो संख्या का मान होता है। ऑप्शन ए देख लीजिए दोस्तों, 6.023 गुणे 10 के पावर 22। बी कह रहा है कि 6.03 गुणे 10 के पावर 23। 6.23 गुणे 10 के पावर 24। और डी कह रहा है कि 6.23 गुणे 10 के पावर 25। तो एवोगाद्रो जो संख्या होता है दोस्तों, उसका मान कितना होता है, ये आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों, जो पहला प्रश्न है उसका जो सही जवाब हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी सही जवाब हो जाएगा। इससे आप लोग देख लीजिए दोस्तों, चारों ऑप्शन में 6.03 तो दिया है, लेकिन यहाँ पर जो घात दिया है वो 23 रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, घात कितना रहना चाहिए, तो 23 रहना चाहिए, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, तो बी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न दूसरा हमारा कह रहा है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। पारसेक, प्रकाश वर्ष, धारा। डी कह रहा है कि एम्पियर। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है दोस्तों, तो पारसेक हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो पारसेक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि एक प्रकाश वर्ष है 9.46 गुणे 10 के पावर 9 मीटर। 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर। सी कह रहा है कि 9.46 गुणे 10 के पावर 18 मीटर। और डी कह रहा है कि 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर। तो क्या होगा दोस्तों, इसका सही जवाब बताइए प्रश्न नंबर 3 का। देख रहे हैं दोस्तों, दो ऑप्शन जो है वो सेम सेम आ गया है, लेकिन इससे आप घबराना नहीं है। 9 दशमलव ये सेम सेम नहीं, ये अलग है दोस्तों। 9.046 दिया है, जबकि यहाँ पर 9.46 दिया हुआ है। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर होगा। यहाँ पर दोस्तों जो मिस्टेक से आ गया 18, यहाँ घात में 18 रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या 2.642, 2.1642, 2.2442, 2.2341। तो 1 लीटर कितने गैलन के बराबर होता है, तो चार में हमारा क्या होगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब हो जाएगा। 0.2642 कितना हो जाएगा, तो 0.2642। एक फर्मी में कितना मीटर होता है। 10 के पावर -12 मीटर, 10 के पावर -15 मीटर, 10 के पावर -18 मीटर, 10 के पावर -10 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, एक फर्मी में कितना मीटर होता है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 10 के पावर -15 मीटर। क्या होगा, तो 10 के पावर -15 मीटर। यानी कि 5 का क्या करेंगे, तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी सही जवाब करेंगे। अच्छा देख लीजिए, लॉगरिथम के आविष्कारक हैं रिचर्ड डे, वाल्टर, जॉन नेपियर। डी कह रहा है कि बॉट्सा। तो 6 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो लॉगरिथम के आविष्कारक कौन है, तो जॉन नेपियर है। कौन दोस्तों, तो जॉन नेपियर, यानी कि 6 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं एडिसन, न्यूटन, मैक्स प्लांक या कूलम्ब। तो 7वां में क्या करेंगे दोस्तों, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था, तो मैक्स प्लांक के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है क्वांटम सिद्धांत। यानी कि 7 का क्या हो जाएगा, तब हमारा ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोफोन। और डी कह रहा है कि मेगाफोन। तो वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है दोस्तों, तो वो हाइग्रोमीटर है। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हाइग्रोमीटर। यानी कि 8 का क्या करेंगे, तो हम लोग ऑप्शन बी सही जवाब करेंगे। एक एंगस्ट्रॉम मात्रक बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर। बी कह रहा है 10 के पावर -8 मीटर। सी कह रहा है 10 के पावर -8 सेंटीमीटर। और डी कह रहा है 10 के पावर-10 सेंटीमीटर। तो एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है दोस्तों, तो 10 के पावर-10 मीटर, यानी कि पहला वाला सही जवाब होगा। पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है कक्षा की त्रिज्या पर, उपग्रह के द्रव्यमान पर, पृथ्वी से उपग्रह को दिए गए वेग पर। तो क्या होगा दोस्तों, 10 का हमारा, तो कक्षा की त्रिज्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो कक्षा की त्रिज्या हो जाएगा, यानी 10 का हमारा ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा है गतिज ऊर्जा, दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। डी कह रहा है कि कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, घड़ी की चाबी में जो संचित ऊर्जा है उसमें क्या है, तो स्थितिज ऊर्जा है, यानी कि 11 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है दोस्तों कि यदि किसी पिंड का संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान होगा। 12 नंबर, तो क्या 50% बढ़ जाएगा। बी कह रहा है कि 50% घट जाएगा। सी कह रहा है कि 125% बढ़ जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, 125% बढ़ जाएगा। क्या होगा दोस्तों, तो 125% बढ़ जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है सभी माध्यम में, ठोस में, द्रव में, डी कह रहा है कि गैस में। तो किस में हो जाएगा दोस्तों, आप सभी लोग बताइए। तो 13 नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, सभी माध्यम में। 13 का क्या होगा दोस्तों, तो ऑप्शन ए, अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है, तो सभी माध्यमों में उत्पन्न हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 14, किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकता। अनुप्रस्थ तरंग पानी में, हवा, लोहा में, हवा में, पारा में। तो बताइए दोस्तों, किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग को उत्पन्न नहीं किया जा सकता, तो वो है हवा में, यानी कि हवा हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए, प्रश्न नंबर 15 हमारा है कि प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है प्रत्यास्थ गुणांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सी कह रहा है कि जड़त्व गुण, डी कह रहा है कि प्लांक नियतांक। तो 15 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो प्रत्यास्थता गुणांक हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। पनडुब्बी आधारित है न्यूटन के प्रथम गति के नियम पर, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, पास्कल के नियम पर, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। तो पनडुब्बी किस नियम पर आधारित है, तो 16 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। किसके दोस्तों, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर पनडुब्बी आधारित होता है। समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि समुद्र गहरा होता है, समुद्र काफी दूर तक फैला होता है, समुद्र में ज्वार भाटा आता है, समुद्र के पानी का घनत्व नदी के घनत्व से क्या होता है, तो अधिक होता है। ठीक है, तो हमारा 17 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। तरंग अपश्रव्य कही जाती है जब उसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, 20 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20 हर्ट्ज से कम। तो क्या होगा दोस्तों, 18 में तो हमारा ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, 20 हर्ट्ज से कम। ठीक है दोस्तों, अपश्रव्य क्या हो जाएगा, तो 20 हर्ट्ज से कम। वही श्रव्य को पूछेगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, 20 हर्ट्ज से अधिक और 20,000 हर्ट्ज के बीच में। और पराश्रव्य वही पूछेगा, तो क्या हो जाता है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग होगा, आधा हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, डी कह रहा है कि 4 गुना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जो तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो जो है ध्वनि का वेग भी क्या हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा, यानी कि 19 का क्या हो जाएगा, तब हमारा ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ध्वनि तरंगे है क्या अनुदैर्ध्य है, अनुप्रस्थ है, विद्युत चुंबकीय है, या डी कह रहा है कि कोई नहीं। तो 20 में क्या करेंगे, तो हम लोग दोस्तों ऑप्शन ए सही जवाब करेंगे, अनुदैर्ध्य। अगर पूछेगा प्रकाश कौन सा तरंग है, तब हो जाता हमारा क्या, तब अनुप्रस्थ तरंग हो जाता। गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, दुगुनी होती है, 3 गुनी होती है, या चौथाई होती है। तो जो फोकस दूरी होती है एफ बराबर क्या होता है दोस्तों, तो r/2 होता है, यानी कि त्रिज्या का आधा होता है, यानी कि ऑप्शन ए वाला सही जवाब हो जाएगा। यह बराबर क्या होता है, तो r/2, यानी कि वक्रता त्रिज्या का आधा क्या होता है, तो फोकस, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक सीधा, वास्तविक उल्टा, काल्पनिक सीधा, काल्पनिक उल्टा। तो उत्तल दर्पण द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो 22 में क्या करेंगे, तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी को सही जवाब करेंगे, काल्पनिक और सीधा। क्या करेंगे दोस्तों, तो काल्पनिक और सीधा। प्रकाश तरंग उदाहरण है ध्वनि तरंग का, विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का, पराबैंगनी तरंग का, डी कह रहा है कि कोई नहीं। तो किसका हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग। क्या हो जाएगा दोस्तों, विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होता है अवतल, उत्तल, उभयोतल, डी कह रहा है कि कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 24 का, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी से जवाब हो जाएगा। फोटोग्राफिक कैमरे का जो अभिदृश्यक लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है। क्या होता है दोस्तों, तो उत्तल लेंस होता है। प्रश्न हमारा दोस्तों, ई बराबर mc स्क्वायर को प्रतिपादित किया था रदरफोर्ड ने, आइंस्टीन ने, निल्स बोर ने, एनरिको फर्मी ने। तो 25 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन बी से जवाब हो जाएगा, आइंस्टीन ने। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आइंस्टीन के द्वारा। 26 में देख लीजिए दोस्तों, थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है यूरेनियम में, प्लूटोनियम में, पोलोनियम में, डी कह रहा है कि रेडियम में। तो 26 का क्या करेंगे दोस्तों, तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी प्लूटोनियम। क्या होगा दोस्तों, तो प्लूटोनियम इसका सही जवाब हो जाएगा। फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए उच्च प्रतिरोध, निम्न गलनांक, उच्च नम्यता, उच्च गलनांक। तो बताइए दोस्तों, 27 नंबर में क्या करेंगे दोस्तों, तो निम्न गलनांक। फ्यूज के पदार्थ का क्या होना चाहिए दोस्तों, तो निम्न गलनांक होना चाहिए। ऑप्शन क्या करेंगे, तो 27 में हम लोग ऑप्शन नंबर बी से जवाब करेंगे। निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है, एक्स किरण की, पराबैंगनी किरण की, डी कह रहा है कि अवरक्त किरण की। तो 28 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। तो आवृत्ति अधिकतम किसकी होती है, तो अवरक्त किरणों की होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो आवृत्ति अधिकतम होती है किसमें, तो डी वाला ऑप्शन, अवरक्त तरंग। प्रश्न 29 हमारा, ऊर्जा का क्षय कम होता है
दिष्ट धारा में, प्रत्यावर्ती धारा में, दोनों प्रकार की धारा में डी कह रहा है कि कोई नहीं। तो जो सबसे क्षय कम होता है वो किस में होता है दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए वाला सही जवाब हो जाएगा, दिष्ट धारा में। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, दिष्ट धारा। चलिए प्रश्न नंबर 30 देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण, स्वप्रेरण, डी कह रहा अन्योन्य प्रेरण। तो 30 में क्या करेंगे दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन बी करेंगे, चुंबकीय प्रेरण। क्या होगा दोस्तों? तो चुंबकीय प्रेरण सही जवाब होगा। प्रश्न 31 से घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं? श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में, डी कह रहा है कि कोई नहीं। तो जो घरेलू प्रकाश होते हैं दोस्तों, उनमें जो लैंपों का क्रम होता है दोस्तों, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यानी कि 31 का क्या करेंगे? तो हम लोग ऑप्शन बी सही जवाब करेंगे। प्रश्न 32 से ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? चालन में, संवहन में, विकिरण में, या डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो 32 में क्या होगा दोस्तों? तो ऊष्मा का जो सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरण है वो विकिरण में होता है। यानी कि 32 में हम लोग ऑप्शन सी सही जवाब करेंगे। न्यूनतम संभवतः ताप है, तो बताइए दोस्तों, -273 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, -300 डिग्री सेल्सियस, डी कह रहा है कि 1 अंश सेल्सियस। तो न्यूनतम जो है संभवतः ताप कितना है दोस्तों? तो -273 डिग्री सेल्सियस है। वही केल्विन में पूछता तो दोस्तों 0 केल्विन हम कह सकते हैं। यदि वायुमंडल न होती तो दिन की अवधि होती कम, ज्यादा, अपरिवर्तित या आधी। तो 34 में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन ए वाला सही जवाब हो जाएगा, कम हो जाएगा। वायुमंडल नहीं होगा दोस्तों तो जो दिन की अवधि है वो कम हो जाएगी। प्रश्न 35 हमारा कह रहा है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? वर्णमंडल, कोरोना, प्रभात मंडल, डी कह रहा है कि कोई भी भाग दिखाई नहीं देता है। तो सूर्य ग्रहण के समय जो भी दिखाई देता है दोस्तों उसको हम लोग कोरोना बोलते हैं। कौन सा भाग दिखाई देता है? तो कोरोना वाला भाग दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 36 दोस्तों, कि सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि वायु से कांच में जाए, वायु से जल में जाए, कांच से वायु में जाए, डी कह रहा है कि जल से वायु में जाए। तो 36 में क्या करेंगे दोस्तों? तो हम लोग ऑप्शन सी करेंगे, कांच से वायु में जाए। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो कांच से होकर वायु में वह जाए। तो दोस्तों ये था आज का ये प्रश्न। कैसा लगा आप लोगों को प्रश्न? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो अपने ग्रुप में अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए दोस्तों, और चैनल पर अगर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।